कि न्यायालय जहाँ की न्याय मिलने की बात आती है, बिल्कुल, वो बॉडी हमारी नहीं है, वो पूरे कह लीजिए कि देश की बॉडी है। वहाँ पर न्याय 5 रुपये मिल रहा है, और जो हमारा प्रतिनिधि है, जहाँ मेरी बॉडी है, वहाँ 2500 रुपये अधिवक्ता जाता है। तो ये क्या है? ये दोहन, इसको आप अगर दूसरे रूप में कहिए तो इसको अधिवक्ता का दोहन शब्द कहने में भी कोई अत्युक्त नहीं है। ये दमनपूर्ण है। शोषण के नए लड़के जो एडवोकेसी में आना चाहते हैं, तो वो फौजदारी को ही क्यों चुने, क्या कहेंगे फौजदारी? देखिए, पूरी एडवोकेसी का फ्यूचर ही बहुत ब्राइट है। फौजदारी में इसको बहुत जाते हैं, बिल्कुल, और बड़ी आत्मसंतुष्टि होती है अगर किसी कोई जेल में बंद है, उसको हम बेल पे रिहा कराते हैं। कोई मुल्जिम अगर ट्रायल फेस कर रहा है, निर्दोष है, उसको हम बाहर एक्विटल कराते हैं। तो एक आत्मसंतुष्टि मिलने की वजह से, और हम चाहेंगे कि हर लड़कों को इस तरह का हो कि हमको आत्मसंतुष्टि इसमें मिलेगा कि हम न्याय दिला पाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जब किसी भी सफल व्यक्ति के अतीत और वर्तमान का हम विश्लेषण करते हैं तो हमें ये प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में कार्यों का समायोजन इस तरह से किया होगा जिससे जरा सी भी न्यूनता का बोध उसमें नहीं दिख सकता। यही कारण है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि श्रमशील वृत्ति का कोई विकल्प नहीं होता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही सफल युवा व्यक्ति हमारे साथ उपस्थित हैं। गिरिजेश कुमार शुक्ला जी हैं, जो पेशे से अधिवक्ता हैं और दीवानी कचहरी गोरखपुर में आप विधि व्यवसाय करते हैं। तो आज हम इनके जीवन वृत्त पर बातचीत करेंगे। शुक्ला जी, आपका सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। प्रणाम आपको, सादर प्रणाम। बिल्कुल। तो जैसा कि हमने बताया कि आपका नाम मैंने बताया है, जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जन्म स्थान कहाँ है और आपके माता पिता कौन हैं और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई? जी, ये हमारा जन्म स्थान जो है, ये गोरखपुर और संत कबीर नगर के एक सीमावर्ती गाँव अच्छा तेनुआ में है। और मेरी माँ जो है अब तो इस दुनिया में नहीं रही। अच्छा। स्वर्गीय इंद्रावती शुक्ला, और पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा। स्वर्गीय श्री आद्या प्रसाद शुक्ला रहे। अच्छा। और आपकी मेरा जो परिवार था, मेरा जब जन्म हुआ तो संयुक्त परिवार में जन्म हुआ। अच्छा। मेरे पिता शुरू से बचपन से ही बाहर रहे, लेकिन मेरे बड़े पिता, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, स्वर्गीय श्री रामउग्र शुक्ल। अच्छा। उन्होंने मेरा पालन पोषण किया और मुझको जो है बचपना मेरा उन्हीं के साथ जो है गुजरा। अच्छा। और वो अनुभूतियाँ आज भी मेरे मन में बसी हुई हैं। मतलब एक संयुक्त परिवार में जी, मेरा एक संयुक्त परिवार में जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा तो मेरी वहीं गांव पर ही हुई, लेकिन सन 1987 में मैं गांव से गोरखपुर आया। अच्छा। और यहाँ पर जो है महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में कक्षा 9 में मैंने यहाँ पे दाखिला लिया। मतलब कक्षा 8 के बाद आप? जी, कक्षा 8 के बाद मैं शहर आ गया। और हाई स्कूल और इंटर, ये दोनों परीक्षा जो है आप एमजी इंटर कॉलेज से मैंने ये उत्तीर्ण की। बिल्कुल। और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने बीएससी किया। और ये जो है हमने उसी महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से हमने जो है वो बीएससी कंप्लीट की अपनी। मेरा तो जो विज्ञान वर्ग का छात्र जो है उसकी इच्छा तो जो है चिकित्सक बनने की होती है। बिल्कुल। लेकिन आप जो है कैसे फिर आप विधि के क्षेत्र में? जी। एक्चुअल में ग्रेजुएशन के बाद हम तैयारी किए 2 साल। अच्छा। और इलाहाबाद जाके हमने तैयारी की। तो CPMT, उस समय CPMT और BHU PMT का जो है वो होता था। अच्छा। एक इंट्रेंस एग्जाम होते थे। तो BHU PMT में मेरा दाखिला एक तरह से समझ लीजिए कि कट ऑफ में मैं आ भी गया। अच्छा। लेकिन कुछ पारिवारिक मजबूरियां थी, कुछ कतिपय कारण थे
कि मेडिकल में मेरा दाखिला नहीं हो सका, और फिर मैंने ईश्वरीय कृपा कहा जाए या जो भी है, बिल्कुल बिल्कुल, फिर मैंने जो है लॉ में एडमिशन ले लिया, और लॉ में मैंने सेंट ड्यूस से सन 2001 में मैं कंप्लीट किया, और उसी साल 26 मई 2001 को मैंने बार काउंसिल ऑफ यूपी में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। और उसके पीछे हमारे जो बड़े पिताजी थे या मेरी जो पत्नी है, उनका भी ये था कि हम विधि के क्षेत्र में जाएं। अच्छा। तो ईश्वर की कृपा थी, ईश्वर की भी कृपा थी। हाँ, ईश्वर की कृपा अच्छा, थी कि आज हम कचहरी में। शादी आपकी कब स्थापित? शादी हमारी वर्ष 1997 में हुई। पत्नी गृहिणी है, यही शादी मेरी बेतिहाता में अच्छा अच्छा हुई है। रहने वाले लोग मूलतः उनिया एक गांव है संत कबीर नगर जिले में। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ के हैं, पांडे परिवार में है, तो शादी हमारी वहीं हुई। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे हमारे 2 हैं। अच्छा। 2 बच्चे हैं, बेटियां तो नहीं हैं। बड़ा लड़का तो मेरा इस समय बीटेक कंप्लीट करके HSBC एक बैंकिंग सर्विस है, उसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और छोटा लड़का मेरा जो है वो भी इस साल बीटेक फाइनल ईयर में है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मतलब दोनों लड़के विधि क्षेत्र में नहीं, विधि क्षेत्र में उनकी रुचि नहीं रही, तो मैंने भी प्रेशर नहीं किया। ठीक है, उनकी भाई जिसमें रुचि है आप वही अडॉप्ट कीजिए, वही कार्य करना होता है, वही श्रेयस्कर माना जाता है। अच्छा शुक्ला जी, बच्चों की तरह हमारे यहाँ जो मेरे सहायक अधिवक्ता हैं, हम उनको जूनियर नहीं कहते, मेरे यहाँ असिस्टेंट जो मेरे अधिवक्ता हैं, बिल्कुल मेरा वो अपना परिवार है। मैं ये चाहता हूँ कि वही लोग जो है इस तारतम्य को आगे बढ़ावें, मतलब कचहरी के शीर्ष स्थान पर उत्तराधिकारी के रूप में वही लोग आपका कचहरी में। जी। अच्छा, कचहरी में आप जो है, जैसा कि 2001 में आप पंजीकृत हुए, अधिवक्ता के रूप में आप पंजीकृत हुए, उसके बाद आप कचहरी में आए। तो कचहरी में आने के बाद जो है आप मान लीजिए इस समय वर्तमान में फौजदारी से आप व्यवसाय करते हैं, तो फौजदारी को ही क्यों चुना? जब मैं कचहरी में आया तो शुरुआती दौर में हमें साथ मिला हमारे यहाँ एक श्री रमापति शुक्ला जी। कचहरी में क्रिमिनल के मतलब शिखर के अधिवक्ता कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। पूर्वांचल क्या, हम उसको प्रदेश स्तर के बिल्कुल 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 श्रेष्ठ का मानते हैं उनको। तो वो क्रिमिनल का ही वकालत करते थे, और मैं जब उनके साथ जुड़ा तो मेरी अभिरुचि उनके साथ जो है क्रिमिनल की वकालत करते हुए इस तरह बढ़ी कि मैंने कभी सिविल की तरफ देखा भी नहीं। हम अपने एडवोकेसी के जनक उनको मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल श्रेष्ठ गुरु। मैं तो यही कहूँगा कि अगर कचहरी में मेरा कोई अस्तित्व है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी श्री रमापति शुक्ला की वजह से है। बिल्कुल। एक चीज़ ये कहा जाता है कि रमापति शुक्ला जी का जो जूनियर होता है वो बड़ा अपने आप को फ्री समझता है, उसके ऊपर कहीं कोई दबाव नहीं होता है किसी। ये कहाँ तक इसमें सत्यता है? देखिए, इसमें जो सत्यता की आप बात कर रहे हैं तो इसमें 100 से भी अधिक मार्क अगर कुछ होगा तो मैं उसको दूंगा। बिल्कुल। कभी उन्होंने बंदिश तो रखी ही नहीं, और यही अवसर है कि उनके जितने भी सहायक रहे, जूनियर रहे, वो करीब करीब सब लोग इस्टेब्लिश हैं। ऐसे में भाई ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि दो रिश्ते ऐसे होते हैं इस धरती पर जो हार के प्रसन्न होते हैं। उसमें एक पिता जब अपने पुत्र से हारता है तब वो प्रसन्न होता है, और एक श्रेष्ठ गुरु जब अपने शिष्य से हारता है तब प्रसन्न होता है। गुरु को लगता है कि शिष्य मुझसे भी आगे है तो उसे प्रसन्नता होती है, और हमें लगता है कि ये रमापति शुक्ला जी में ये गुण है। ये गुण है। मैं आपको एक वाकया बताऊं छोटा सा। एक मुकदमे में मैं और हमारे गुरुजी दोनों लोग आमने सामने थे। अच्छा अच्छा। वो डिफेंस प्रोसिक्यूशन से थे, मैं डिफेंस से था। सीनियर 302 का मैटर था। एक पॉइंट मेरे समझ में नहीं आ रहा था। मैं सवेरे उनके चैम्बर में गया और हमने कहा कि गुरुजी हमको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, क्या बहस करूं। उन्होंने, यद्यपि वो प्रोसिक्यूशन के वकील थे, लेकिन उन्होंने मुझे हिंट किया कि देखो इस पॉइंट पर तुम बहस करो। तो ऐसा गुरु मिलना संभव ही नहीं है। कितने दिनों तक आप अपने सीनियर के सानिध्य में थे? हम 2001 में उनके पास आए और 2003 में हम गुरुजी का साथ नहीं कहेंगे छोड़ना, मतलब लेकिन गुरुजी से अलग रह करके
उनके साथ ही रह करके बिल्कुल। अपना अपना विधि व्यवसाय हम शुरू किए। मतलब एक स्वतंत्र प्रैक्टिशनर के रूप में आपने अपना करियर शुरू किया। जी जी जी। तो आज आप 20 वर्षों में, अगर हम 20 वर्षों से कुछ कम या 18 वर्ष अगर हम मान लें, तो उस स्थिति में आज आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम अपने इस पेशे के प्रति पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। 20 वर्ष का समय गुजर गया और जहाँ तक हम ये कहेंगे कि हमको इस पेशे से कोई शिकायत कभी नहीं रही और आज भी मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। हमारे साथ 10-11 लड़के हैं, हमारे सहायक हैं। अच्छा। और उनको भी मैं यही प्रयास करता हूँ कि वो लोग भी ऊंचाई छुएं, शिखर पे जाएं, कचहरी में एक अपना स्थान बनावें। बार और बेंच की जो बात कही जाती है जी, तो बार और बेंच का समन्वय कहा जाता है जी कि न्याय रूपी रथ के दो पहिए बार और बेंच हैं और इसमें समन्वय होना चाहिए। तो समन्वय की बात कही जाती है, यथार्थ क्या है, धरातल पर क्या है, किस तरह से बार और बेंच का सामंजस्य जो है आपको व्यवहारिक रूप से दिखता है, क्या कहें? स्पष्ट रूप से अगर मैं कहूँ तो हमको बार और बेंच में कहीं समन्वय दिखाई नहीं दिया। कहा तो जाता है कि दो पहिए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बिना उन दोनों पहियों के जो है वो चल नहीं सकती न्याय की जो बिल्कुल न्याय रूपी रथ जो है वो नहीं चल सकता। लेकिन कहीं न कहीं इसका अभाव इस रूप में है कि समय समय पर जो मुद्दे हैं, वो एक तो हमारे बार के जो प्रतिनिधि बिल्कुल बिल्कुल उसको सही तरीके से उठाते भी नहीं हैं और अगर उठाते हैं तो एक कोरा आश्वासन के अलावा कुछ मिलता भी नहीं है। तो वो कोरा आश्वासन जो है वो जब तक फुलफिल नहीं होगा तब तक वो पहिए चलेंगे कहाँ से? यानी कहीं न कहीं जो प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी संस्था है वो कमज़ोर है, बिल्कुल कमज़ोर है। बार एसोसिएशन हो चाहे बार काउंसिल ऑफ यूपी हो, वो चीज़ें नहीं है कि जो प्रतिनिधित्व में होनी चाहिए। मतलब अधिवक्ता हितों के रक्षा के लिए उनका गठन है, अधिवक्ता हितों की लड़ाई लड़ने के लिए ही उनको हमारा प्रतिनिधि बार काउंसिल में जाता है और वो अपने उद्देश्यों में, इसका मतलब वो विफल है? बिल्कुल विफल कहा जाएगा। तमाम समस्याएं ऐसी आती हैं अधिवक्ताओं के सामने जिसके लिए बार काउंसिल या बार एसोसिएशन द्वारा कोई जो है प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते हैं। अभी कोरोना काल में आप देखे होंगे कि हर वर्ग के लिए हमको शिकायत गवर्नमेंट से नहीं है, क्योंकि हम गवर्नमेंट बॉडी में नहीं है। हमको शिकायत जो है बार काउंसिल से है, अपने लोगों से है। आपके पास जो ये साधन है, या आप ये कहिए कि बार काउंसिल के पास जो एडवोकेट वकालतनामा लगाता है, जो बिल्कुल उसमें टिकट लगते हैं, 100 रुपये को वकालतनामा लगते हैं, जो पैसे जाते हैं अधिवक्ता कल्याण निधि में, उन पैसों का कभी सदुपयोग अधिवक्ता कल्याण के लिए होते मैंने नहीं देखा। और ये संख्या कहने के लिए तो आसान है, लेकिन एक लाखों करोड़ों की बात है, पूरे प्रदेश की बात है। कोरोना काल में किसी भी अधिवक्ता के लिए मुझको नहीं लगता कि कोई सहायता जो है बार काउंसिल के द्वारा दी गई हो। जी, यही बात आपके गुरु जी ने भी कहा था, उनसे भी हमारी बातचीत हुई और उन्होंने भी कहा कि जो बार काउंसिल या बार एसोसिएशंस हैं वो अपने उद्देश्यों में वो पूरी तरह से विफल है। एक चीज़ की तरफ और मैं ध्यान आपका दिला दूं कि नए अधिवक्ता के स्टाइपेंड की बात की जाती है जी। हर प्रतिनिधि इस बात को कहता है जी, लेकिन जब नया अधिवक्ता पढ़ाई करके कचहरी में आता है और वह पंजीकरण के लिए जब जाता है, तो आज के डेट में पंजीकरण सुनने में आया कि 20-25 हज़ार रुपये पंजीकरण शुल्क हो गए हैं। ये स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि जिसके स्टाइपेंड की बात हम करते हैं कि उसे कुछ आर्थिक सहयोग दिया जाए, उससे पहले ही हम उसका दोहन कर लेते हैं। दूसरी चीज़ कि एक चीज़ और अभी वार्ता हुई हमारी एक अधिवक्ता, कलेक्टेड के अधिवक्ता रामाश्रय तिवारी जिससे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उसमें जिक्र आया था कि जैसे आप कचहरी में अगर आपके खिलाफ कोई आदेश हो जाए
आपके किसी वकील के खिलाफ कोई एक्स पार्टी आदेश है तो उसको रिकॉल कराने आप जाते हैं अगर सिविल में, तो 5 रुपये का टिकट लगता है। जी। बार काउंसिल में जो है, ये बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि बार काउंसिल में अगर किसी अधिवक्ता के खिलाफ कोई एक पक्षी आदेश हो गया और उसको रिकॉल कराने के लिए अगर आप जाते हैं तो 2500 रुपये उसकी फीस है। ये जो असमानता है या अधिवक्ता का ये शोषण है, ये आखिर क्या कहेंगे? इसको हम किस रूप में देखेंगे कि न्यायालय जहाँ की न्याय मिलने की बात आती है, बिल्कुल, वो बॉडी हमारी नहीं है, वो पूरे कह लीजिए कि देश की बॉडी है, वहाँ पर न्याय 5 रुपये मिल रहा है। और जो हमारा प्रतिनिधि है, जहाँ मेरी बॉडी है, वहाँ हम 2500 रुपये अधिवक्ता जाता है। तो ये क्या है? ये दोहन, इसको आप अगर दूसरे रूप में कहिए तो इसको अधिवक्ता का दोहन शब्द कहने में भी कोई अत्युक्त नहीं है। ये दमनपूर्ण है, शोषण जो है। और स्टाइपेंड की जहाँ तक आपने बात की, मैं इससे सहमत नहीं हूँ व्यक्तिगत रूप से। बिल्कुल। क्योंकि इसलिए मैं नहीं सहमत हूँ कि 3000 रुपये किसी अधिवक्ता को स्टाइपेंड देने से क्या उसका महीना या उसका जीवन चल जाएगा? कतई नहीं। आप जो स्टाइपेंड देने की बात करते हैं, हम जो भी जहाँ भी अधिवक्ता बैठता हो, जो भी उनका सीनियर हो, बिल्कुल, वो सीनियर उसको इस तरह का काम दे, इस तरह उसका जो है विकास करे कि वो 3000 रुपये के लिए मांगा न रहे। बिल्कुल। वो 3000 रुपये उसके के लिए जो है गवर्नमेंट का मुंह न देखा कि हमको 3000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। अगर 3000 रुपये आप स्टाइपेंड देंगे तो एक तरह से समझ लीजिए कि उसको आप एक कैटेगरी में 3000 रुपये की कैटेगरी में आप बात दिए। वो हर जो भी डेट होगा उस डेट का वेट करेगा कि हमको उस महीने में 3000 आएगा, मिल जाएगा। अरे उस प्रतीक्षा को तो आप छोड़िए, आप तो पहले दिन से ही उसको इस लायक बनाइए कि वो 3000 रुपये स्वयं कमा ले। बिल्कुल। उसका डेवलपमेंट उससे होगा, स्टाइपेंड से नहीं होगा। हम भी इससे सहमत हैं कि 500 रुपये आप ले लीजिए, बिल्कुल, और उसको रजिस्टर्ड कीजिए। जो उसकी भरपाई है वो अधिवक्ता कल्याण निधि से जो भी पैसे जाते हैं उसकी भरपाई करिए, उसको जो है यही होना ही चाहिए। बिल्कुल। आप 25,000 रुपये पहले लेंगे और 3000 रुपये स्टाइपेंड की बात करते हुए अब लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखा जाता है कि जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे एडवोकेट्स एक्ट बना 1961 में जी, उस समय बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्यों की संख्या 25 थी संभवतः। उस समय जिले भी 25 रहे होंगे, आज जिले 75 हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में सारे जिलों का तो प्रतिनिधित्व हो नहीं पाता है। तो क्या होना चाहिए इसके लिए? हर जिले का प्रतिनिधित्व हो, क्या व्यवस्था होनी चाहिए इसमें? ये तो सेंट्रल लॉ है, सेंट्रल लॉ के लिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये अधिवक्ताओं की आवाज़ उठनी चाहिए। आप जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता अगर किसी फोरम पर अपनी बात को कहते हैं तो ये आवाज़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाएगी, क्योंकि हम विधायक भी चुनते हैं, हम सांसद भी चुनते हैं। ये हर अधिवक्ता जो है अपने सांसद से कहे इस बात को कि भाई आप संसद में इस विधेयक को ले आए, इस तरह का संशोधन हो एडवोकेट्स एक्ट में। लेकिन अधिवक्ताओं के मामले में जो सरकारें हैं वो भी काफ़ी उदासीन हैं। तो इस बात की लड़ाई जो है वो हम अधिवक्ताओं को ही लड़ना होगा अपने स्थानीय स्तर पर। और स्थानीय स्तर पर लड़ने का हर अधिवक्ता तो लड़ेगा नहीं। जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको ये बातें उठानी चाहिए और उठा करके हर जिलों का जो है एक अलग जो है जितने भी हमारे हर जिले से सदस्य जाए और अपनी बात उठावे, मांग रखें और उस पर जो है प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। और तभी अधिवक्ताओं के हितों की बात आ पाएगी, नहीं तो 25 लोग मिल करके और पूरे 75 जिलों का के अधिवक्ताओं के हितों की बात, ये तो संभव नहीं है। जो विधि व्यवसाय करने वाले जो लड़के जो विधि स्नातक करके और यहाँ आने वाले हैं या आ गए हैं, जैसे आप फौजदारी के अधिवक्ता हैं, तो एक अधिवक्ता को कितना मेहनत करना चाहिए, कै घंटा उसको अध्ययन करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए फौजदारी के अधिवक्ता को कि ताकि वो पारंगत हो सके? क्या कहेंगे आप? देखिए, मेहनत का तो कोई सीमा नहीं है। आप जितना आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलना निश्चित है। बिल्कुल। हम लोग शुरुआती दौर में जब वकालत में आए तो 7:30 बजे मैं निकल जाता था मॉर्निंग में सुबह। अच्छा। गुरुजी के यहाँ चैम्बर में 9:30 बजे चैम्बर से मैं आता था और 10 बजे तैयार होकर कचहरी, और फिर कचहरी से निकलते 5 साढ़े 5 बजते थे, घर आते थे और फिर जो है हम लोग चैम्बर में जाते थे। भले गुरुजी चैम्बर में नहीं आते थे, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा हम लोग स्टडी करते थे। बिल्कुल। और वो जो स्टडी होती थी
वही आज काम आ रही है। बिल्कुल। एक चीज़ और, जो भी सीनियर्स हैं उनकी भी लायबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी तो उनकी ही बनती है कि वो ऐसे नए लड़कों को प्रमोट करें, सही ढंग से नहीं। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं कि एक अधिवक्ता जब न्यायालय में जाता है, न्याय की लड़ाई लड़ता है किसी पीड़ित के पक्ष में, किसी पीड़ित के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है, तो क्या एक सफल अधिवक्ता वही हो सकता है जो हर मामले को अपने पक्ष में जीत लेता है? कतई नहीं। हम एडवोकेट हैं, हमारा काम सिर्फ अपनी बातों को सही ढंग और विधिपूर्ण तरीके से न्यायालय के समक्ष रखने का है। ऑर्डर करने वाला जो भी है वो पीठासीन अधिकारी हमारे जो माननीय हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो वहाँ बैठे हैं, वो ऑर्डर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उनके ऊपर डिपेंड है। हम जैसे हमारे यहाँ तो शास्त्रों में सूक्तियाँ बताई गई हैं। शास्त्र महाभारत के उद्योग पर्व में एक जगह आया है कि वृद्धि प्रभाव तेजश्च सत्वमुत्थान में च व्यवसायश्च यस्य स्यात् तस्य वृत्ति भयम कुतः। ये कहा गया है कि जिसमें बढ़ने की प्रवृत्ति हो, तेज हो, पराक्रम हो, हमारे अंदर वो तत्परता हो, हमारे अंदर लगन हो, हमारे अंदर मेहनत करने की क्षमता हो, ईमानदारी हो, तो ये निश्चित रूप से ये इस बात का प्रतीक है कि हमारी वृत्ति कभी जो है हमें धोखा नहीं देगी। तो ये चीज़ आत्मसात करना चाहिए हर, बिल्कुल करना चाहिए। और ये जो है ये एकदम बिल्कुल सही है। मैंने पहले ही कहा कि आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी का कहीं कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और अगर आप किसी के प्रति ईमानदारी या किसी के प्रति ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने से कभी कोई नहीं रोक सकता। आजकल शुक्ला जी महिला अधिवक्ताओं की भी संख्या धीरे धीरे जो है जी तेजी से आ रही है न्यायालयों में। बहुत पहले महिलाओं की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। तो महिलाओं के लिए कौन सा क्षेत्र बेहतर माना जा सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, महिलाओं के लिए स्पेसिफिक कोई क्षेत्र हम नहीं कहेंगे कि वो बेहतर होगा। जिस क्षेत्र में उनकी रुचि हो वही क्षेत्र उनके लिए बेहतर है। अब ये हम नहीं कह सकते कि महिलाओं के लिए जो है फौजदारी उचित नहीं है, सिविल उचित नहीं है, केवल फैमिली कोर्ट उचित है, ऐसा नहीं है। जिस क्षेत्र में उनकी रुचि है बिल्कुल वही क्षेत्र उनके लिए। तमाम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में महिला अधिवक्ता हैं बिल्कुल बिल्कुल जो शीर्ष पर हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं जो शीर्ष पर हैं। वहाँ तो वर्ग विशेष नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो यहाँ पर उसको एक वर्गों में मतलब हर क्षेत्र में उनका भी जो है भविष्य जो है क्लियर है, क्लियर है। उनकी रुचि के ऊपर है कि जिसमें उनकी रुचि हो। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि फौजदारी क्षेत्र में अगर अधिवक्ता आ गया है जी, तो उसे सबसे पहले जो इनिशियल जानकारी जो कही जाती है किस पर उसको फोकस करना चाहिए अपने? देखिए, जो कचहरी में जो भी अधिवक्ता इनरोल्ड होता है वो मुख्य रूप से डिफेंस लॉयर के ही रूप में होता है। इनरोल तो अधिवक्ता होगा, लेकिन जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस है वह डिफेंस लॉयर के रूप में, यानी बचाव पक्ष के अधिवक्ता के रूप में ही बिल्कुल हम काम करते हैं। अब ये बात अलग है कि आज के डेट में हम वादी की भी पैरवी करते हैं, अभियोजन की तरफ से। तो अगर अमूमन ये माना जाता है कि हमको डिफेंस ही करना है, बिल्कुल। तो डिफेंस के लिए जो शुरुआती दौर है वो बेल से ही स्टार्ट होती है, जमानत से। अच्छा। क्रिमिनल के मुकदमे में जो आप जमानत का ग्राउंड लेते हैं शुरुआती दौर में, मैं आपको बताऊं कि सिविल में तो अमेंडमेंट चलता है लेकिन क्रिमिनल में अमेंडमेंट नहीं चलता है। तो जो आप ग्राउंड सिविल में क्रिमिनल में इनिशियल स्टेज पर लेते हैं वही ग्राउंड आपका टिल ट्रायल, यानी मुकदमे के ट्रायल होने तक उसी पे आपको चलना है। तो शुरुआती दौर में जब भी कोई अधिवक्ता कचहरी में आवे तो सबसे पहले वो बेल में हम क्या आधार लें जमानत में, बिल्कुल। इस पर फोकस करें। दूसरी चीज़, ट्रायल उसी से रिलेटेड है। मैं आपको एक वाकया बताऊं। एक शाहपुर का एक मुकदमा था 302 का। उसमें एक वकील साहब शुरुआती दौर में बेल के स्टेज पर एडवोकेट थे। ट्रायल वो मेरे पास आ गया। ट्रायल के स्टेज पर हमारे पास आया और उसमें ट्रायल में जब हमको तो उसके बेल का कोई ग्राउंड मालूम नहीं था, बिल्कुल, और उसने बताया भी नहीं। फिर जब हम अपने पॉइंट को रेज करते हुए चले गए, और उस समय आलोक शुक्ला जी डीजीसी हुआ करते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनको ये लगा कि शायद केस अब एक्यूटल हो जाएगा,
तो उनके दिमाग में प्रोसिक्यूशन के जो वकील साहब थे वो कहे कि ऐसा है कि इन्होंने बेल में ये ग्राउंड लिया है। अच्छा। और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ एक एप्लीकेशन दिया कि साहब बेल एप्लीकेशन की तलब कर ली जाए, क्योंकि उस समय एप्लीकेशन भी पार्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं होते थे, आज भी नहीं होते हैं। बिल्कुल। अब वो बेल एप्लीकेशन समन कर लिया गया रिकॉर्ड रूम से। अब जब वो पार्ट बना रिकॉर्ड का तो उसके जो ग्राउंड्स थे और हमारे जो ग्राउंड्स थे दोनों एकदम डिफर कर दिए। वहाँ जो ग्राउंड था वो ग्राउंड कन्विक्शन की तरफ जा रहा था और हमारा जो ग्राउंड था वो एक्यूटल की तरफ जा रहा था। फिलहाल आर्गूमेंट हुआ और उसमें मेन एक्यूज जो था उसका तो लाइफर हो गया, लेकिन अरेस्ट 3 एक्यूज और थे, उनका जज साहब ने एक्यूटल किया, क्योंकि उसमें जो बेल का ग्राउंड लिया गया था वो ग्राउंड एकदम जनरल ले लिया गया था, सामान्य ले लिया गया था, कुछ स्पेसिफिक नहीं आया था। उसको लाभ मिला हमारे डिफेंस वर्जन का, बिल्कुल। लेकिन जो मेन एक्यूज था उसको हमारे डिफेंस वर्जन का लाभ नहीं मिला। अच्छा, जो नए लड़के जो एडवोकेसी में आना चाहते हैं जी, तो वो फौजदारी को ही क्यों चुने, क्या कहेंगे एक फौजदारी? देखिए, पूरी एडवोकेसी का फ्यूचर ही बहुत ब्राइट है, फौजदारी में स्कोप बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और बड़ी आत्मसंतुष्टि होती है अगर किसी कोई जेल में बंद है उसको हम बेल पे रिहा कराते हैं। कोई मुलजिम अगर ट्रायल फेस कर रहा है, निर्दोष है, उसको हम बाहर एक्यूटल कराते हैं। तो एक आत्मसंतुष्टि मिलने की वजह से, और हम चाहेंगे कि हर लड़कों को इस तरह का हो कि हमको आत्मसंतुष्टि इसमें मिलेगा कि हम न्याय दिला पाएं। सिविल का जो मामला है वो तो भी मुकदमा जमीन जायदाद से संबंधित है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें एक इंटरेस्ट पैदा होता, हम ये नहीं कर रहे हैं, नहीं, लेकिन हर क्षेत्र का अपना महत्व है। इसमें जो जेल में है बहुत लोग ऐसे हैं जो अनर्गल रूप से डिटेन हैं, उनको बाहर कराने में, उनकी पीड़ा सुनते हैं जब हम लोग, तो लगता है ये आदमी अनर्गल फंसा हुआ है, तो उसको बाहर निकालने में, उसके प्रति काम करने में जो इंटरेस्ट पैदा हुआ, यही वजह है कि फौजदारी। इन 20 वर्षों में आपके इस विधि व्यवसाय जगत में सबसे चर्चित मामला कौन सा था, या कितने चर्चित मामले थे? देखिए, चर्चित हमारे पास 2-3 मामले आए। एक मामला जंगल धूसर में एक दीपावली के दूसरे दिन एक हत्या हो गई, 2 लोगों की हत्या, ओपन फायर कुछ लोग किए। अच्छा। 2 लोगों की हत्या हो गई और 8 लोग इंजर्ड हो गए जिनको गोली की चोट लगी थी। और वो बेल मैंने यहीं से कराई। अच्छा। उस समय अमर सिन्हा साहब डिस्ट्रिक्ट जज थे और हमारी तरफ भी चोटें आई थी कुछ। अमर सिन्हा साहब उस समय तो बिल्कुल नए रहे होंगे। बिल्कुल नए थे, हम उस समय बिल्कुल नए थे। लेकिन उन्होंने जो है बहुत अप्रिशिएट किया और क्रॉस केस जो है वो हमारी तरफ से भी था और उसी आधार पर उन्होंने बेल ग्रांट की और वो एक्यूटल हुआ। अच्छा। हमारे यहाँ एक और चर्चित केस आया। हमारे यहाँ एक सभासद चंद्रशेखर सिंह के पहले चुनाव के दौरान, शाहपुर के पार्षद हैं। अच्छा। विवाद हुआ चुनाव में, उसमें भी कई लोगों को गोली लग गई, वो सब विवाद हुआ। वो भी बेल यहाँ से हुई और वो भी केस आज एक्यूटल हो गया। अच्छा। तो ये 2-3। अच्छा, वैसे एक बड़ा कांड जयपुर कांड हुआ था, वो भी शायद आपके पास? जी, जयपुर का तिहरा मर्डर कांड। उस शुरुआती दौर में मैं उसमें एडवोकेट तो नहीं था। अच्छा। लेकिन बाद में उसमें हम एडवोकेट हुए। अच्छा। वो पांडे परिवार की तरफ से। और उसमें एक एक्यूज का नाम, राणा सिंह का नाम पुलिस ने विवेचना से निकाल दिया था। अच्छा। और निकालने के बाद जो है, बाद में उनका जो है पुलिस ने चार्जशीट को जो है उसका एक प्रोविज़न क्या है कि अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का कोई ऑर्डर होता है तो कोर्ट उनको जो मूल फाइल है उसकी फ़ोटोकॉपी प्रोवाइड करती है। अच्छा। इस केस में ये हुआ कि कोर्ट ने पूरी गलती से कहिए या जो भी है वो कापी गई उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए और उसमें उन्होंने उस राणा सिंह को बरी कर दिया, निकाल दिया ना। बाद में इसकी लड़ाई हम बहुत आगे तक लड़े, प्रशासनिक सहयोग में भी जो है मिला और ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर पर अच्छा
ऑनरेबल हाई कोर्ट जब बहुत सख्त हुई तो राणा सिंह हाजिर हुए न्यायालय में और जेल गए। तो वो लड़ाई हम लड़े और अभी तो मुकदमा ट्रायल चल रहा है। जिस अवस्था में आप हैं, इस तमाम सारे लोग अभी भी जो है अपने सीनियर के अंडर में काम करते हैं और आप नहीं, कई मुकदमे तो कई आए हमारे पास चर्चित, लेकिन ये जो है 2-3 मुकदमे चर्चित रहे। तो और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कोई भी फाइल अगर कचहरी में, अभी हमारे पास एक फाइल है, उसमें मुझको लगता है कि कचहरी CRPC का कोई ऐसा सेक्शन नहीं होगा जो हम लोग अप्लाई न किए हो और चल रहा है। यहाँ से असफलताएं मिलती हैं, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट से सफलता मिलती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट से 2-2, 3-3 बार हम सफल होकर के आए, चल रहा ट्रायल। तो इस तरह के तमाम मामले हैं। बिल्कुल। और अगर कोई चीज़ उलझते हैं तो हमको नींद नहीं आती है। हम जब तक उस मामले को सुलझा नहीं लेते हैं तब तक हमको चैन नहीं पड़ता है। वो आकर के बैठते हैं, स्टडी करते हैं, और जब सुलझ जाता है तब फिर उसको लेकर नेक्स्ट डेट पर कोर्ट पे खड़े होते हैं। मतलब हम अपने मौकिल के कामों से जब हम संतुष्ट हो जाते हैं तो मुझको लगता है कि उसका काम अच्छा हुआ। अच्छा काम। वो संतुष्ट हुआ ये तो अपनी जगह है, लेकिन संतुष्टि हमको मिलती है अपने काम के प्रति। बिल्कुल। तो मुझको लगता है कि ये काम अच्छा हुआ है। बहुत सारी बात हम लोग किए शुक्ला जी। मैं तो चाहता था कि किसी एक विषय पर आपसे लंबी बातचीत करें, लेकिन आपका अनुभव इतना अधिक है, उसको एक समय सीमा में फिलहाल बांधना अभी संभव नहीं है। फिर हम बात करेंगे किसी विषय को लेकर के आपसे। मुझे खुशी होगी आपके जीवन वृत्त पर हम जाने, आपके विधि व्यवसाय के भी कुछ अंशों को मैंने जानने समझने का प्रयास किया, और जो विधि क्षेत्र में भाग्य आजमा रहे हैं या आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए भी आपने जो है बहुत बेहतर तरीके से उनको अपनी बातों से जो है अभिसिंचित किया है। दर्शकों, आपने देखा कि गृहजेश शुक्ला जी ने जो एक मूल मंत्र दिया, जो आपने सीखा, और वह जो सीख है उसको आने वाली जो पीढ़ी है, जो अधिवक्ता के रूप में अपना जीवन संवारने के लिए लालायित है, उनको आपने जो टिप्स दिए, निश्चित रूप से वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। दूसरी चीज़ की जो बातचीत का जो कुल मिलाकर के जो निष्कर्ष अगर निकाला जाए तो ये कहा जा सकता है कि यदि आपको अपने जीवन में सफल होना है तो अपने अभिरुचि का जो है ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी चीज़ कि जो हमारी श्रमशील वृत्ति है उसका समावेशन हम अपने जीवन में जरूर करें। यदि हम अपनी श्रमशीलता को अपने जीवन में समावेशित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से समय हमारा स्वागत करने के लिए हमारी आज्ञा और हमारे आदेश की प्रतीक्षा करेगा। कार्यक्रम निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसको आगे बढ़ाएंगे। शुक्ला जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों के लिए आपने किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।